सॉरी, वो कॉल आ गया था, इसकी वजह से वो कट हो गया था हमारा अपना। तो कौन से क्वेश्चन पर थे हम 27 नंबर के क्वेश्चन पर थे। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr इज़ गिवन बाय। ठीक है, तो उन्होंने रेट दिया है K1 H2 Br2 रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाय K2 प्लस HBr बाय Br2। द रिएक्शन इज़ स्टोक्योमेट्रिक है, फंडामेंटल है, एलिमेंट्री है या नॉन एलिमेंट्री है। ठीक है, ये हमको सिर्फ यही पता है, एलिमेंट्री रिएक्शन और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में से ही कोई आंसर आएगा, क्योंकि ये स्टोक्योमेट्रिक एंड फंडामेंटल नाम का तो मैंने कभी सुना नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। तो देखिए, अगर स्टोक्योमेट्रिक होता ना तो अपना रेट क्या होता पता है, हम माइनस चलना रेट करके लिखता हूँ। रेट छोटा है ना ज़्यादा, इसलिए ऐसा हो रहा। रेट क्या लिखते पता है हम, रेट इज इक्वल टू उसकी स्टोक्योमेट्री के हिसाब से लिखते। रिएक्टेंट क्या है H2 एंड Br2 है ना, तो क्या लिखते पता है हम लोग, रेट कांस्टेंट K लिखते हैं, फिर H2 लिखते एंड स्टोक्योमेट्री के हिसाब से Br2 और दोनों की पावर 1, क्योंकि स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट उनका 1 है इसलिए। तो अगर ये एलिमेंट्री होता ना तो रेट एक्सप्रेशन ये आता है, रेट इज इक्वल टू K H2 की कंसंट्रेशन एंड Br2 की कंसंट्रेशन। बट यहाँ पर जो रेट दिया है ये ऐसा तो नहीं है, तो उसका सिंपल मतलब क्या होगा कि ये रिएक्शन नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर सर्टेन गैस फेज रिएक्शन -dCA/dt इज इक्वल टू Kc raised to n. The rate of reaction in terms of partial pressure may be expressed as, okay, सिंपल है क्वेश्चन हमको, लेकिन एक बात इसमें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मैं मिटा देता हूँ। हमको क्या पता होना चाहिए पता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, P को P रखूँगा, N/V कर दूँगा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम RT। मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो C और ये RT का RT। ठीक है, तो अपना C को अगर मैं लिखूँ तो C कैसे लिख सकते हैं, P/RT। ठीक है, P/RT लिख सकते हैं हम लोग। तो हमको जो रेट एक्सप्रेशन होता है ना, वो कौन सा नंबर 28 नंबर -dCA/dt इज इक्वल टू Kca रेज़ टू n है, बराबर। तो देखिए क्या है, मैं अलग पेन, हाँ dCA -dCA/dt इज इक्वल टू Kc रेज़ टू, ओके, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा लिखने का। इस तरफ लिखता हूँ, क्या लिख सकते हैं, -dCA/dt इज इक्वल टू Kc रेज़ टू n है, बराबर। तो हम क्या सिंपली करेंगे, C की जगह पर P रख देंगे, तो P -dPA, CA की जगह रखेंगे तो क्या लिखेंगे, CA है तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ A के टर्म में, तो ये CA अगर होगा तो ये होगा PA/RT। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे करना है तो CA की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, CA की जगह पर PA/RT डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू K PA/RT रेज़ टू n। ठीक है, तो देखिए ये R और टेम्परेचर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R और ये टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है,
तो ये बाहर आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस dPA/dt। ओके, देखिए ये यहाँ पर एक RT है और यहाँ पर RT⁻n है RT⁻n है। तो एक बार अगर कैंसिल आउट हो गया तो क्या लिख सकते हैं K, और ये RT की एक पावर कम हो जाएगी, मतलब कि n-1। अगर RT की पावर क्या हो जाएगी, n-1, क्योंकि यहाँ का एक RT से वो कैंसिल आउट हो गया और ये PA⁻n। ठीक है, तो ऐसा अपना आंसर आएगा। तो ऐसा आंसर किस में है वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। माइनस dPA/dt इज इक्वल टू KPA⁻n, वो नहीं आएगा। बी ऑप्शन माइनस dPA/dt। RT की लेकिन पावर उन्होंने ठीक दी नहीं है। सी में क्या है, माइनस dPA/dt इज इक्वल टू KRT। देखिए और क्या किया है उन लोगों ने कि RT को ऊपर ले लिया है। तो अगर मैं इसको ऊपर ले लूँ तो क्या बन जाएगा, देखिए K इज इक्वल टू RT। अगर ऊपर लिखना है तो पावर इन्वर्स कर देनी पड़ेगी, तो ये n-1 का 1-n हो जाएगा, और ये PA⁻n ये तो था ही। तो ये अपना देखिए 28 में क्या है कि RT⁻1-n PA⁻n। तो अपना आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A गिव्स 2B और रेट कांस्टेंट अपना K1 है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा रिलेशनशिप पर सही होगा, तो कुछ है नहीं, मतलब कि अभी मैंने आपको लिखना सिखाया था, -RA/2 इज इक्वल टू प्लस RB/2 बराबर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो -RA इज इक्वल टू प्लस RB ये होगा। तो -RA इज इक्वल टू प्लस RB तो सब में मतलब कि दिया है। तो और रेट एक्सप्रेशन हमको एलिमेंट्री रिएक्शन दिया है, मतलब कि उसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो लिख सकते हैं -RA इज इक्वल टू K, रेट कांस्टेंट K1 दिया है तो K1 लिखेंगे, और CA की पावर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो उसकी पावर 2 कर देंगे, तो K1CA² लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन K1CA² ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 आएगा, कंसिडर द रेट एक्सप्रेशन dCA/dt इज इक्वल टू K CA⁻0.7 एंड CB⁻0.3 द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एकदम सिंपल, देख के ही पता चलेगा कि कंसंट्रेशन की पावर में जो भी है वो सारी पावरों का मतलब कि हमको सम करना है। तो CA की पावर क्या है, 0.7 ही है। CB की पावर क्या है, तो 0.3 है। इन दोनों का सम करेंगे तो 1 आएगा, तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 31 क्या बोल रहा है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इज। ओके, तो हमको ज़ीरो ऑर्डर के लिए बताना है, तो n इज इक्वल टू 0 के लिए क्या पूछा है, फ्रैक्शनल कन्वर्जन मतलब कि किसके प्रपोजनल होता है। ये ऑप्शन देखिए, कंसंट्रेशन के मतलब कि कन्वर्जन और कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है वही पूछा है। तो हमको पता होना चाहिए कि n इज इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्जन के टर्म में ये फॉर्मूला होता है, CA0 XA इज इक्वल टू KT फॉर बैच रिएक्टर। ठीक है, बैच रिएक्टर मतलब कि काइनेटिक्स का अपना ये फॉर्मूला है। तो XA क्या होगा, XA होगा KT/,
CA0। ओके, तो XA और CA0 का क्या रिलेशन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द क्या था क्वेश्चन नंबर 31, फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, गलत। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, एकदम सही। इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ये भी गलत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ ln/CA0 वर्सेस टाइम। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको, हमको पता है n = 1 के लिए क्या होता है, ln/CA/CA0 = -KT होता है। सिंपल बात। तो हमको ln/CA/CA0 वर्सेस t का ग्राफ अगर प्लॉट करना हो तो क्या करेंगे, देखिए। क्या हो रहा है भाई, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर y एक्सिस पर लिखूँगा मैं ln/CA/CA0, x एक्सिस पर मैं t लिखूँगा, टाइम। तो जो अपना ग्राफ है मतलब कि वो स्लोप है, मतलब कि माइनस के अपना स्लोप है, और इंटरसेप्ट हमारा 0 है। तो ये कहाँ से पास होगा, तो कि ओरिजिन में से पास होगा, बराबर। और स्लोप मतलब कि उसका क्या है, नेगेटिव है। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना होगा ये वाला। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब कि ये ऐसे पास करके जाएगा। ओरिजिन में से पास होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, इज अ लीनियर एंड पासिस थ्रू ओरिजिन, एकदम सही बात है। देखिए लीनियर ही आएगा क्योंकि ये t की पावर 1 है, मतलब कि अपना तो लीनियर रिलेशन है ln/CA/CA0 और t का, तो लीनियर ही आएगा, वो तो पता है। तो और ओरिजिन में से पास भी होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन बी क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो ये गलत बात हो गई। इज लीनियर बट डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। ओके, लीनियर होगा लेकिन ओरिजिन में से पास नहीं होगा, मैंने आपको बताया ओरिजिन में से पास होगा। और एक्सपोनेंशियल बारे तो कट हो गए, और लेकिन ये हम एक बार देख लेते हैं कि ओरिजिन में से पास होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ये देखिए, ओरिजिन में से पास होने के लिए ये 0 0 आएगा। तो अगर मैं देखते हैं t ओरिजिन में से पास होगा, तो ये इक्वेशन मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखते हैं, बराबर। तो ओरिजिन में से पास करेगा मतलब कि इनिशियल टाइम पर, तो कि t = 0 टाइम पर, t = 0 टाइम पर ये RHS क्या है, 0 हो जाएगा। RHS अपना 0, ठीक है, RHS अपना 0 हो जाएगा। ओके, t = 0 पर क्या होगा कि t = 0 पर अपना कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो ln/CA/CA0 मतलब कि CA और CA0 तो सेम है, तो CA/CA0 1 हो जाएगा। तो ln 1 और ln 1 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि t = 0 पर LHS भी मतलब कि अपना 0 होता है, मतलब कि ये दोनों मतलब की कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर दी है t = 0 पर। तो इसका मतलब ये ओरिजिन में से पास होगा, बराबर। ओरिजिन में से पास होता है नहीं होता है वो भी आपको मैंने चेक करना सिखा दिया है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर 31 का
नहीं 32 का, सॉरी 32 का क्या आएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी, इज लीनियर एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ फ्रैक्शनल कन्वर्जन वर्सेस टाइम। ओके, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फ्रैक्शनल कन्वर्जन और टाइम के बीच में। ठीक है, तो पहले हमको ज़ीरो ऑर्डर के लिए पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये होता है CA0 इंटू XA इज इक्वल टू KT। XA वर्सेस T का हमको ग्राफ बनाना है। तो ये देखिए XA मैं क्या लिख सकता हूँ, K/CA0 इंटू T। और अगर XA वर्सेस इसका T का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, यहाँ पर y एक्सिस पर हम XA बोल लेने को बोला है और यहाँ पर टाइम लेने को बोला है, बराबर T। तो ये देखिए K/CA0 अपना स्लोप होगा और इंटरसेप्ट तक कुछ है नहीं, y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से देखें तो इंटरसेप्ट तो 0 है, मतलब कि अपना। और ये स्ट्रेट लाइन आएगी, और पॉजिटिव स्लोप के साथ, बराबर। ओके, तो ये ओरिजिन में से पास होगा कि नहीं होगा ये हमको चेक करना हो, तो हम कैसे करेंगे, तो RHS में क्या लेंगे, तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पर RHS अपना 0 है। ओके, सिंपल। और T इज इक्वल टू 0 टाइम पर कोई कन्वर्जन होगा, इनिशियली तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो XA भी हमारा 0 होगा, तो LHS भी हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS भी हमारा 0 आ गया। तो ये मतलब कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये ओरिजिन में से पास होगा और पॉजिटिव स्लोप के साथ अपना ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये ओरिजिन में सही है। ठीक है, वो मेरा थोड़ा ड्रॉ ऐसे होता है मेरे से। तो ये ओरिजिन में से पास होगा, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा K/CA0, ये उसका स्लोप होगा और इंटरसेप्ट अपना 0 होगा। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा, अभी समझ गए। तो इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ फ्रैक्शनल कन्वर्जन वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। नहीं, a straight line passes through the origin. Yes, passes through the origin. A straight line which does not passes through the origin and is not parallel to the time axis. ओके, ये भी गलत है, ओरिजिन में से पास होगा, none of the above। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना सही होगा, क्योंकि ओरिजिन में से पास भी होगा, स्ट्रेट लाइन भी होगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, कि वो पैरेलल बोला है, मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है अपनी लाइन। ठीक है, तो अपना 33 का आंसर तो अपना बी आ गया। फिर 34 का क्या होगा, फॉर एन ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन A+R गिव्स टू R+R द प्लॉट ऑफ फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ A वर्सेस टाइम। ओके, तो हमने जनरली ऑटो कैटालिक रिएक्शन पढ़ी है, उसमें कन्वर्जन और टाइम का हम ग्राफ जनरली नहीं पढ़ते। तो मैं आपको अभी के लिए इतना बता सकता हूँ कि इसका आंसर आप याद कर लीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर, तो कि एस शेप का कर्व बनता है और वो ओरिजिन में से पास होता है। ठीक है, तो 34 का आंसर आएगा सी। देखिए ऑटो कैटालिक रिएक्शन के लिए हमको क्या पता है, थोड़ा देख लेते हैं। ऑटो कैटालिक रिएक्शन के लिए हमको
ये पता है, आरए का ग्राफ पता है, आरए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का हमको ग्राफ पता है। वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है अपना, ये पैराबोलिक वाला कर्व, ठीक है। इनिशियली कंसंट्रेशन देखिए, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी, रेट पहले कम होगी तो रेट बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम पर पहुंचेगा, उसके बाद डिक्लाइन होके वापस मतलब कि कम हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन के लिए हम जनरली यही पढ़ते हैं, ये वाला ग्राफ। ये कन्वर्जन का हम पढ़ते नहीं हैं। तो अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि अन एस शेप कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ओके, तो 34 क्वेश्चन के लिए आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया अभी। ओके, तो अगला प्रैक्टिस सेशन हम कल रखेंगे, तब तक इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। 34 क्वेश्चन तो हमने कर दिए हैं 1 मार्क के लिए। ओके, थैंक यू।